हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर वैसे तो मैं बीपीएससी की ही प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करती हूँ और बीपीएससी से रिलेटेड ही सीरीज़ या फिर सिलेबस वगैरह डिस्कस करती हूँ। लेकिन 25 मई को आईएएस की प्री का एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 10 दिनों का कुछ सीरीज़, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आईएएस के लिए मैं लेकर आऊँ। हालांकि आईएएस की परीक्षा में क्या आएगा ये तो कोई भी नहीं जानता। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस को मैंने चूज़ किया है कि जिन एक ही क्वेश्चंस में कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। तो इस सीरीज़ को हम विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो कल की जो सीरीज़ थी उसमें हमने कला और संस्कृति के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? न्यायपुत्र, शाक्य मुनि, तथागत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही, 2, 3, 1, 2, 3 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो न्यायपुत्र आपको पता होगा कि ये महावीर के लिए यूज़ किया गया है। न्यायपुत्र आपका महावीर के लिए यूज़ किया गया। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में महावीर को न्यायपुत्र या नयस का पुत्र कहा गया है, जो उनके मूल वंश को संदर्भित करता है। जबकि जो बुद्ध थे उनका क्या था? शाक्य मुनि, यानी शाक्य वंश का ऋषि जिसको कह सकते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में उन्हें सबसे अधिक भागवत यानी प्रायः भगवान के रूप में अनुवादित किया गया है एवं उनको तथागत के रूप में भी संबोधित किया गया है, जिसका कि अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार आया है अथवा ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार चला गया है। जैसे बोलते ना, तथास्तु, ऐसा हो, तो वही है। और बुद्ध के जन्म के बारे में आपको पता ही होगा, लुम्बिनी। और कल मैंने आपको 4 स्थल के बारे में भी बताया था। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूचना पर विचार करिए। पुरातात्विक स्थल एक साइड में दिया है, फिर उसके राज्य हैं और उनका विवरण दिया गया है। तो पहला है चंद्रकेतुगढ़, उड़ीसा, व्यापार बंदरगाह शहर। इनाम गांव, महाराष्ट्र, ताम्रप्रसाद स्थल। मगडू, केरल, महापाषाण स्थल। सालीहुंडम, आंध्र प्रदेश, शैलकृत गुफा मंदिर। तो इसमें से केवल दूसरा और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, ताम्रप्रसाद स्थल क्या होते हैं? ताम्रप्रसाद यानी कि तांबे और पत्थर, पाषाण यानी पत्थर और ताम्र यानी तांबा। तो ऐसा युग जिसमें तांबे और पत्थर का यूज़ किया गया उसे ताम्रप्रसाद युग कहते हैं। और महापाषाण युग यानी कि जहाँ पर महा यानी बड़े बड़े पत्थरों का, जैसे स्तूप बनाना, ये सारी चीज़ें जो जहाँ की गई उसको महापाषाण युग कहते थे। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रकेतुगढ़ भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। चंद्रकेतुगढ़ का नदी मार्ग के निकट स्थित होना यह दर्शाता है कि एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, क्योंकि नदी के मार्ग से ही पहले व्यापार की चीज़ें की जाती थी। तो जो इस क्षेत्र को भारत के अन्य भागों और संभवतः दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता था। इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और ये दक्कन ताम्रप्रसाद यानी ताम्र युग संस्कृति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। केरल में मंगडू एक नया खोजा गया ऐतिहासिक स्थल है, जहां बड़ी संख्या में महापाषाण पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का सालीहुंडम गांव, जो वंशधारा नदी के तट पर स्थित है, उस समय प्रसिद्ध हुआ जब यहां पुरातात्विक उत्खनन में एक प्राचीन बौद्ध बस्ती के साक्ष्य मिले थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये स्थल अब एएसआई द्वारा संरक्षित है। एएसआई क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पैराबल नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले ही हुई थी। तो इसमें केवल दूसरा सही है, क्योंकि उपनिषद में एक नीति कथा जो है थी 2 पक्षियों के बारे में। 2 पक्षियों के नीति कथा का उल्लेख उपनिषदों से प्राप्त होता है। तो अतः पहला कथन सही है। अच्छा, उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद क्या होते हैं और उपनिषद और पुराण में क्या आपको अंतर पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बताऊं कि उपनिषद ऐसी रचनाएं हैं जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बात की गई है। उपनिषद में आध्यात्मिक यानी आत्मा, परमात्मा, इन सब तत्वों की बात की गई है, जबकि पुराण में कथाओं के माध्यम से, यानी ये कथात्मक है। पुराण क्या होते हैं? कथात्मक होते हैं। इनमें देवी देवता, राक्षस, इन सब के बारे में आपको घटनाओं के, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, यानी कि कथा के रूप में आपको ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। देवी देवता, राक्षस, विभिन्न प्रकार की घटनाएं आपको पुराण में देखने को मिलेंगी। पुराणों की संख्या 18 है, जबकि उपनिषद की संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो ये पत्तन थे। व्याख्या देख लेते हैं। कोरकई बंगाल की खाड़ी के तट पर थमीराबरानी नदी के मुहाने के समीप स्थित पांड्यों का पत्तन था। इस पत्तन के समीप गंगा घाटी के आसपास प्राचीन रोमन सभ्यताओं के साथ विकसित व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पेरिलिप्स ऑफ एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? आप बता सकते हैं। तो ये लिखी है विलियम एच शॉफ ने। विलियम एच शॉफ, जो कि एक यूनानी नाविक था, उसकी लिखी किताब है। ये तमिलनाडु के अन्य पत्तनों के साथ कोरकई का भी उल्लेख है। पुम्पुहार तमिलनाडु के मयिलादुतुरई या फिर मयिलादुतुरई जिले का एक कस्बा है। ये एक समृद्ध प्राचीन पत्तन नगर था, जिसे कावेरी पूमपट्टिनम के नाम से भी जाना जाता था। मुजीरिस या मुचीरी ये केरल का एक पत्तन नगर था। ये विश्व के सबसे प्राचीन पत्तनों में से एक था। संगम साहित्य में मुचीरी पत्तन पर काली मिर्च के लिए आने वाले रोमन जहाज़ों का भी वर्णन है, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1341 में मालाबार तट पर पेरियार नदी बेसिन में बाढ़ आने के कारण मुचीरी पत्तन विनष्ट हो गया था। अच्छा, पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में। केरल के इडुक्की जिले में है मुल्ला पेरियार बांध, और पेरियार नदी यानी केरल में। इस पत्तन के अवशेषों को भारत की सबसे बड़ी संरक्षण परियोजनाओं में से एक मुजीरिस विरासत परियोजना के तहत संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता यथावर्णित वटकी रुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो वटकी रुतल प्रथा क्या थी? ये एक प्रकार का एक तमिल अनुष्ठान था, जिसमें जो विशेष रूप से संगम काल यानी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ईसा पूर्व और ईस्वी आई होप आप जानते होंगे। ईसा पूर्व यानी जो ईसा थे, यानी कि ईसा मसीहा जो थे, उनके जन्म के बाद का जो ईयर होता है वो ईस्वी है, और उसके पहले का जो होता है वो ईसा, उसको पूर्व बोलते हैं, यानी जीसस क्राइस्ट के पहले का है, बिफोर क्राइस्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईसा पूर्व को बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और इधर वाला ईस्वी यानी कि आफ्टर क्राइस्ट। तो ये एक आम्र लंचन करने का तमिल अनुष्ठान था, और विशेष रूप से संगम काल में प्रचलित था। तमिल राजा अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर दिशा के सन्मुख, ये भी ध्यान रखेंगे, प्रतिज्ञा करते थे कि वे युद्ध में कभी भी अपनी मृत्यु का सामना करने से पीछे नहीं हटेंगे, और इसी क्रिया को वटकी रुतल बोलते हैं। उत्तर दिशा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। कूट बनाने वाले प्रश्न में इस तरह से भी पूछ सकता है।
ये अनुष्ठान या तो अकेले अथवा बंदी राजा के समर्थकों द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कूट में कि एक आपको दे दिया कि उत्तर की जगह दक्षिण दिशा दे दिया और सेकंड में दे दिया कि अकेले ही किया जाता था। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपकी साहित्यिक कृति दी हुई है और दूसरी तरफ रचनाकार हैं। तो देवी चंद्रगुप्त ये बिल्हड़ नहीं बल्कि विशाख दत्त ने लिखा था, विशाख दत्त ने। हमीर महाकाव्य नैचंद सूरी, बिल्कुल सही है। मिलिंद पंत नागार्जुन नहीं बल्कि नागसेन ने, नागसेन द्वारा रचित है। नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा केवल जंतु और पादप यानी पेड़ पौधे जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं यानी पत्थर, प्रवाहित जल धाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो ये कथन कौन से धर्म से रिलेटेड है? उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो ये जैन धर्म है, जो छोटे से छोटे जीव या जिन्हें हम निर्जीव मानते हैं उनमें भी जान की बात करता है। जैन परंपरा के अंतर्गत माना गया है कि सभी प्राणियों में एक ही तत्व निहित है, जिसको कि आत्मा कहते हैं। जैसा कि आधुनिक जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, ये सभी जीवित प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। जाति, रंग, पंथ या राष्ट्रीयता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी का जीवन पवित्र है। छोटी चींटी हो या सूक्ष्मतम जीव सहित सभी स्तर पर मौजूद जीवों का जीवन पवित्र है। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पौधे जैसी स्थिर इकाइयों में भी आत्माएं होती हैं। हालांकि पौधों के बारे में तो जगदीश चंद्र बसु ने प्रूफ कर दिया था कि इनमें जान होती है, लेकिन आज भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को हम जीवित नहीं मानते, लेकिन जैन धर्म मानता है। जिनमें से सभी में एक ही भावना ग्रंथि है, स्पर्श की भावना। इसके साथ ही गतिशील इकाइयों में आत्माओं के संवेदी अंगों में भिन्नता होती है। जैसे कीट में 2 ग्रंथियाँ, स्पर्श और स्वाद। चींटी में 3 ग्रंथियाँ, स्पर्श, स्वाद और गंध। मधुमक्खी में 4 ग्रंथियाँ, स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि। जानवरों में और मानव में 5 ग्रंथियाँ। पढ़ा होगा 5 सेंसरी ऑर्गन्स। तो मनुष्यों में और जानवरों में यानी चौपायों में ये 5 होती हैं। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, H.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और किस गतिविधि से जुड़े थे? तो ये पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये अशोक ने कहा था। आपको पता होगा अशोक ने अपनी बातों को विभिन्न स्तूपों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से लोगों के बीच प्रचारित किया था। उपयुक्त कथन का संबंध अशोक के शिलालेख से है। शिलालेख यानी शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर जो चीज़ें लिखवाई जाती थी। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र, ये सही है। द्वार समुद्र महाराष्ट्र नहीं बल्कि कर्नाटक में है, कर्नाटक। गिरिनगर गुजरात, सही है। और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, देसलपुर।
तो इसका राइट आंसर है आपका सोहगौरा। इसमें चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। ये दोनों हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। वहीं देसलपुर वर्तमान भारत के कच्छ यानी गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थल है, जबकि सोहगौरा कहाँ पर है? गोरखपुर यूपी के पास स्थित है, जहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और सोहगौरा अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों में अन्न भंडार रखने का उल्लेख है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? ऑप्शन ए कंगनहल्ली, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी या ऑप्शन डी सोहगौरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंगनहल्ली। कंगनहल्ली वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यहाँ से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में, बलात् श्रम यानी फोर्सफुल लेबर, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। तो इसका ऑप्शन सी है, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। ऑप्शन डी, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। केवल पहला ही कथन सही है क्योंकि इसमें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम सामान्यतः राज्य के लिए एक आय का स्रोत था, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था और इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों, कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा के या राज्य के लिए श्रम करना होता था, जिसके एवज में उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। और ये प्रथा गुप्त साम्राज्य के काठियावाड़ और मध्य प्रदेश क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित था और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, जिसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा कुछ नहीं था, बल्कि ये सभी मजदूरों के लिए लागू होता था। तो इसीलिए ऑप्शन सी और डी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया क्योंकि इसमें लिखा है कि अविद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था? विकूटन यानी कि उसको पढ़ा, उसको समझाया, तो ये जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। अशोक के गिरनार वाले शिलालेख का अध्ययन करके उन्होंने कुछ यूनानी शासकों के नामों की भी खोज की थी। प्रिंसेप को ये जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्शी अर्थात सुंदर मुख आकृति वाले राजा का नाम लिखा है, तो पियदर्शी अशोक को ही बोलते हैं। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी लिखा था। अतः सम्राट अशोक के राजा देश का सबसे पहले विकूटन जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एरिपत्ति एक साइड में शब्द है, दूसरा उसका विवरण है। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय या फिर एक मिनट, हाँ, तो इसमें तीन ही हैं। अब उसके बाद तीन ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, केवल 1 2, केवल 3 2 3 या 1 3। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3, यानी पहला और तीसरा सही है।
एरिपत्ती भूमि मुख्यतः जलाशय भूमि थी, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। तन्यूर चोल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित शब्द है। इसके तहत सभी गांव एक स्वशासित इकाई था। प्रत्येक गांव मिलकर एक कोरनम या नाडू का निर्माण करते थे। तन्यूर एक बड़ा गांव था, इतना बड़ा था कि स्वयं ही एक कोरम का निर्माण करने में सक्षम था। घटिका मध्यकालीन कर्नाटक के मंदिरों के निकट स्थित पल्लवों का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि घटिका क्या है, शैक्षणिक संस्थान था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो ये मालविकाग्निमित्र में है। ये कालिदास का प्रथम नाटक है, ये भी आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। इसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी, उनकी प्रणय कथा यानी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। इसके अलावा कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, उनकी विभिन्न रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम भी इम्पॉर्टेंट है। नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ यानी याद करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का था। मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों या महाकाव्य संबंधी कथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत और मागध कहते थे। दो नाम है, सूत भी नाम है इनका और मागध भी नाम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम मिडीवल हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक टॉपिक से कई टॉपिक्स कवर हो जाएं करेंगे, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा हम 2-3 दिन देख लेंगे, क्योंकि मॉडर्न थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो 25 मई से पहले ये आपकी जो IAS की सीरीज़ है, ये केवल IAS 3 की परीक्षा यानी 25 मई के पहले तक ही चलेगी। तो इस वीडियो पर अपना प्यार ज़रूर बरसाइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही है, आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे और भी अच्छी अच्छी सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, लूसेंट जीके की भी लाऊँगी, और आगे की BPSC की तैयारी के लिए जितने भी हेल्पफुल बुक्स होंगी उन सबकी सीरीज़ आपके लिए लेकर के लाऊँगी। तो वो सब आप मिस ना करें, इसके लिए मेरा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।